नमस्कार मित्रों, मैं दीपक सिखवाल एक बार फिर से चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कोरोना महामारी के इस विकट दौर में ईश्वर से आपकी और आपके परिजनों के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और अब मैं आता हूं अपने विषय पर मित्रों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप और हम यहां पर हिंदी विषय पर चर्चा किया करते हैं और आज हमारी चर्चा का विषय है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के पिछले वीडियो तक हमने 5 नियमों को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं विसर्ग संधि के अगले यानी छठे वीडियो के बारे में, छठे नियम के बारे में। तो मित्रों, ये जो नियम छठा है, ये नियम क्या कहता है, इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहें और आपका हमारा जो संबंध है ये संबंध का कारवां यूँ ही चलता रहे। और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें वीडियो को और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। और किसी प्रकार की यदि कोई समस्या हो, कोई उलझन हो तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से चाणक्य संस्थान आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपकी हर समस्या का समाधान हम करके रहेंगे। और अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के छठे नियम के बारे में। तो मित्रों, ये नियम कहता है कि ई अथवा ऊ के बाद, ई अथवा ऊ के बाद विसर्ग हो। ई अथवा ऊ के बाद क्या हो? विसर्ग हो तथा उसके बाद र हो। र हो तो पूर्व स्वर दीर्घ तथा विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने नियम को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले स्वर होना चाहिए ई अथवा ऊ। उसके बाद क्या होना चाहिए? तो जैसा कि आप देखते हैं उसके बाद में होना चाहिए विसर्ग। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद में र होना चाहिए। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि पूर्व स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इन्हीं चीज़ों को लेते हुए अब हम इसका बना लेते हैं एक सूत्र, जिसके जरिए बहुत ही संक्षेप में आप इस पूरे नियम को समझ सकें। सूत्र आप नियम को देखते हुए बनाइएगा। नियम क्या कहता है? पहले स्वर होना चाहिए ई अथवा ऊ, इसके बाद में होना चाहिए विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए? र होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? पहली स्थिति तो ये बनती है कि विसर्ग जो है, ये जो पूर्व स्वर है ई और ऊ, इसका दीर्घीकरण हो जाता है, यानी ई भी क्या हो जाता है? दीर्घ, और ऊ भी क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। और दूसरी जो स्थिति बनती है वो दूसरी स्थिति ये कहती है कि ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का परिणाम क्या हो जाता है? विसर्ग का यहाँ से लोप हो जाता है, विसर्ग यहाँ से हट जाता है। तो इस प्रकार से ई और ऊ के बाद विसर्ग हो, उसके बाद र हो। तो पूर्व जो स्वर है, इन स्वरों को दीर्घ स्वर में रूपांतरित करना है और विसर्ग का लोप कर देना है। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरणों की। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है निहि प्लस रव। शब्द मैंने क्या लिख दिया है? निहि प्लस रव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निहि में स्वर कौन सा आ गया है? पहले आप देख सकते हैं निहि में स्वर क्या आ गया? ई स्वर आ गया। और उसके बाद में क्या आ गया? विसर्ग आ गया। और विसर्ग के बाद में रव का क्या आ गया? र आ गया। तो अब आप क्या करोगे? नियम ये कहता है कि स्वर को आपको दीर्घ करना है। जो ई की मात्रा, जहाँ छोटी ई की मात्रा है वहाँ पर ई कैसा हो जाएगा? ई बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। बाद वाला जो शब्द जैसा है वो शब्द वैसा का वैसा रहेगा। तो इस प्रकार निहि प्लस रव का शब्द क्या बन जाएगा? नीरव शब्द बन जाएगा। और इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। इसी सूत्र को फॉलो करते हुए, इसी सूत्र का अनुसरण करते हुए आपको आगे जो मैं शब्द दे रहा हूँ उनको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पर शब्द लिख दिया है निहि प्लस रोग
या शब्द आ गया है निहि प्लस रोध, या शब्द आ गया है निहि प्लस रस। शब्द और भी आ जाएंगे, जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया है निहि प्लस रंग, निहि प्लस रंग, बही प्लस रंग। और ऊ स्वर के द्वारा जो बनने वाले शब्द हैं वो शब्द हो जाएंगे दुहु प्लस राज, दुहु प्लस रंग। तो ये इस प्रकार से कुछ उदाहरण मैंने रख दिए हैं आपके लिए। आप इन शब्दों को जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे तरीका मैंने आपको बता दिया है। जहाँ पर पहले छोटी ई की मात्रा हो उसको बड़ी ई की मात्रा में बदलना है। विसर्ग का सब जगह से क्या कर देना है, विसर्ग का सब जगह से लोप कर देना है। और जो शेष भाग हैं, शेष भाग को यथावत जोड़ देना है। तो शब्द क्या बन जाएगा, निहि में जो छोटी ई की मात्रा है इसको हम बड़ी ई की मात्रा में बदल देंगे, विसर्ग का लोप कर देंगे और जो बाद में शब्द बचा है रोग इसको यथावत लिख देंगे। तो निहि प्लस रोग का क्या हो जाएगा, निरोग। इसी प्रकार निहि प्लस रोध का शब्द क्या बन जाएगा, निरोध। इसी प्रकार से निहि प्लस रस का रूप क्या बन जाएगा, नीरस। निहि प्लस रंग का रूप क्या, जो संयुक्त शब्द है वो क्या बन जाएगा, नीरंग। बही प्लस रंग से शब्द क्या बन जाएगा, बहिरंग। और दुहु प्लस राज में आप देखोगे इस बार स्वर आ गया है ऊ, तो ऊ को भी आपका क्या कर दोगे, बड़ा कर दोगे, विसर्ग का लोप कर दोगे और राज शब्द जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। तो दुहु प्लस राज से क्या हो जाएगा, दुराज। और दुहु प्लस रंग से क्या हो जाएगा, दुरंग शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से ई और ऊ के बाद में विसर्ग आ जाता है और उसके बाद र आ जाता है। तो पूर्व स्वर जो ई और ऊ है वो दीर्घ हो जाते हैं और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यही कार्य प्रक्रिया आपको इस नियम के अंतर्गत करना है। अब हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। मित्रों, जाने से पहले ये जो शब्द हैं मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन सभी शब्दों को आप लिख लें, अपने पास नोट कर लें। निश्चित रूप से ये वही शब्द हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। जब आप पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करोगे तो आपको इस चीज़ का विश्वास हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ विसर्ग संधि के अगले यानी 7वें नियम के बारे में। विसर्ग संधि का जो नियम 7 है, ये नियम क्या कहता है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये नियम कहता है कि अकारांत विसर्ग के बाद, अकारांत विसर्ग के बाद यदि तृतीय या चतुर्थ या पंचम, इसके अलावा अंतस्थ या फिर ह वर्ण हो तो विसर्ग का उत्व विधान। उत्व विधान का तात्पर्य मित्रों यहाँ पर उत्व का मतलब होता है ऊ और विधान का मतलब होता है नियम। यानी जब नियम के अनुसार ऊ आ जाए या कोई वर्ण विशेष किसी नई ध्वनि में बदल जाए तो उसको हम बोलते हैं विधान। तो यहाँ पर नियम के अनुसार आप क्या करोगे कि जो विसर्ग है, विसर्ग का नियम के अनुसार उत्व यानी ऊ कर दोगे। तो विसर्ग का उत्व विधान यानी ऊ होकर पूर्व स्वर के साथ, पूर्व स्वर आप जानते हैं कि अ होगा, तो पूर्व स्वर अ के साथ विसर्ग का ऊ होकर गुण हो जाएगा। और आप जानते हैं गुण में क्या होता है, अ प्लस ऊ जुड़कर गुण ओ हो जाता है। तो पूर्व स्वर के साथ, पूर्व स्वर के साथ गुण ओ हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये जो नियम है, इस नियम की कार्य प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। जैसा कि आप देखते हैं नियम भी काफ़ी सामान्य नियमों से बड़ा है। तो इसको हम अच्छी तरह से संक्षेप में अब हम इसको समझ लेते हैं कि वास्तव में हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्वर अ चाहिए। हम यहाँ पर इसका सूत्र तैयार कर रहे हैं। नियम के अनुसार सबसे पहले स्वर क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए अ। और अ के बाद क्या होना चाहिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अ के बाद होना चाहिए विसर्ग। और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके बाद तीसरे,
चौथे, पांचवें, अंतस्थ और ह, ये सभी के सभी वर्ण हो जाएंगे। अब इनके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे? ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और ह। इनमें से कोई भी अगर वर्ण हो जाए तो क्या करना है? ये जो विसर्ग है, नियम क्या कहता है कि अ के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं, अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल, व भी लिख दिए हैं, और एक ऊष्मीय व्यंजन ह भी आता है वो भी मैंने लिख दिया है। ये सभी वर्ण हो तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग का रूपांतरण किस में हो जाएगा? विसर्ग का रूपांतरण उ में हो जाएगा, यानी विसर्ग का उ हो जाएगा। आप यहाँ पर देखते हैं कि विसर्ग से पहले स्वर कौन सा है? स्वर अ है। तो अब आप जानते हैं अ प्लस उ होकर क्या हो जाएगा? ओ। और इस ओ को आप क्या कहोगे? ये किस नियम के अंतर्गत बनता है? अ प्लस उ का ओ जो होता है वो गुण के अंतर्गत होता है, तो ये गुण होता है। सीधी सी अगर हम बात करें तो विसर्ग को आपको ओ में रूपांतरित कर देना है। ये इस नियम का सार हो जाता है। सूत्र को एक बार अच्छी तरह से समझ लें। पहले स्वर अ होना चाहिए, फिर विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग के बाद में ग, घ, ज, झ, ड, ढ, ध, ध, ब, भ, म, य, र, ल, व और ह। ये जो वर्ण है, इन वर्णों के योग में विसर्ग का क्या कर देना है? ओ कर देना है। अच्छी तरह से इस नियम को लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे सूत्रों के बारे में, उदाहरणों के बारे में। तो उदाहरण इसका क्या हो जाएगा? जैसे कि मैं आपको संक्षेप में यहाँ पर पहले एक उदाहरण बता देता हूँ, उसके बाद में उदाहरण इसके बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छी संख्या में मैं आपको इसके उदाहरण दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है मनः प्लस गति। तो जैसा कि आप देखते हैं कि मनः में मन में स्वर कौन सा है? प्रथम स्वर अ हो गया, प्रथम पद का अंतिम स्वर अ, और अ के साथ क्या हो गया? आप यहाँ पर देखते हैं अ के साथ विसर्ग हो गया, और विसर्ग के बाद में क्या आ गया? विसर्ग के बाद में ग आ गया। तो अब आप क्या करोगे? ये जो विसर्ग है, अगर मैं सीधी तरीके से बात करूं तो विसर्ग को किस में बदल देना है? ओ में बदल देना है। तो विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लग जाएगी, तो मनः का क्या हो जाएगा? मनो। पीछे शब्द क्या बचा है? गति बचा है, तो हम क्या लिख देंगे? मनः प्लस गति का क्या हो जाएगा? मनोगति रूप इस प्रकार से बन जाएगा। और इसी प्रकार से आगे मैं आपको कुछ उदाहरण और दे रहा हूं, उन उदाहरणों को सॉल्व करना है। हम बात करते हैं आगे और उदाहरणों की। तो मित्रों यहाँ पर उदाहरण जैसे मैंने लिख दिया है मनः प्लस ज, मनः प्लस दर्शन, मनः प्लस दर्शन, मनः प्लस बल, मनः प्लस मालिन्य, मनः प्लस योग, मनः प्लस रंजन, मनः प्लस रोग। तो ऐसे बहुत से मैं आपको शब्द दे रहा हूं। आप पिछले पेपर को देखोगे तो आपको लगेगा कि सारे के सारे शब्द पिछले किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं। आप इन उदाहरणों को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आपके द्वारा दिए गए उत्तर निश्चित रूप से सही होंगे। और यदि आपके दिए हुए उत्तर सही होंगे तो आपका परिणाम निश्चित रूप से उत्तम होगा, अच्छा होगा, आपके मन के अनुकूल होगा। और यदि परिणाम आपका मनोनुकूल हो गया तो निश्चित रूप से आपको आपकी सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, उदाहरणों पर आप बराबर अभ्यास करते रहिएगा। मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है मनः प्लस वेग, मनः प्लस वेदना, और भी शब्द आ जाएंगे मनः प्लस विज्ञान। तो मन पर ये काफ़ी सारे शब्द हो गए। आप सोच रहे होंगे कि मन के अतिरिक्त भी और कोई उदाहरण बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो मित्रों, बहुत से शब्दों पर इसके उदाहरण बनते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ अगला शब्द। तो जैसे मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर यशः प्लस गाथा, यशः प्लस गान, यशः
प्लस दा, यशः प्लस ध से हो जाएगा धर, धर लिख सकते हैं, धरा लिख सकते हैं, यशोधर भी हो जाएगा, यशोधरा भी हो जाएगा। यशः प्लस मति, यशः प्लस लाभ। तो इस प्रकार ये उदाहरण यश के हो गए। और भी उदाहरण अन्य व्यंजनों पर बनाए जा सकते हैं। परिमाण थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और कुछ विद्यार्थी ज़्यादा लिखने से भी घबराते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि विद्यार्थी कोई घबरा करके ही छोड़ दें क्लास को, इसलिए इतने उदाहरण पर्याप्त है। मैं कुछ और भी शब्दों पर उदाहरण लिख देता हूँ, जैसे कि पुरः प्लस हित और पुरः प्लस गामी। अंतिम शब्द पुरः प्लस वाक। शब्द और भी बनाए जा सकते हैं मित्रों, शब्दों की कोई सीमा नहीं है। संधि में बनने वाले शब्द अनंत हैं, लेकिन अपने अभ्यास के लिए इतने शब्द मैं पर्याप्त मानता हूं। यदि आपने इन शब्दों पर अच्छे से अभ्यास कर लिया है तो इनके अतिरिक्त भी यदि और कोई नया शब्द आ जाता है तो निश्चित रूप से आपका हाथ वहां पर भी नहीं रुकेगा, आपके उत्तर वहां पर भी बिल्कुल सही होंगे। हमने यहाँ पर शब्द लिखा है मनः प्लस ज, तो इसका रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा मनोज। आपने जो शब्द लिखे हैं उनको एक बार फिर से मिला लीजिएगा। यदि कोई गलती रह गई हो तो समय रहते आप उसका संशोधन कर लीजिएगा। मनः प्लस दर्शन का रूप क्या हो जाएगा? मनोदर्शन। मनः प्लस बल का रूप क्या हो जाए, शब्द क्या बन जाएगा? शब्द हो जाएगा मनोबल। इसी प्रकार मनः प्लस मालिन्य का रूप क्या हो जाएगा? मनोमालिन्य। मनोमालिन्य। आगे लिखा मनः प्लस योग, तो शब्द क्या हो जाएगा? मनोयोग। मनः प्लस रंजन का क्या हो जाएगा? मनोरंजन। और मनः प्लस रोग का क्या हो जाएगा? मनोरोग। मनः प्लस वेग का रूप क्या हो जाएगा? मनोवेग। और इसी प्रकार से मनः प्लस वेदना का हो जाएगा मनोवेदना। अब इसी प्रकार से शब्द मनः प्लस विज्ञान लिखा हुआ है तो मनोविज्ञान हो जाएगा। यशः प्लस गाथा का रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका रूप लिख लीजिएगा मनोविज्ञान। मनः प्लस विनोद हो तो मनोविनोद हो जाएगा। जो मैंने लिखा नहीं है आप नोट कर सकते हैं, मनः प्लस विनोद, यदि लिखना चाहें तो लिख लें। यशः प्लस गाथा का रूप क्या हो जाएगा? यशोगाथा। यशः प्लस गान का रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा यशोगान। इसी प्रकार से हम बात करते हैं यशः प्लस दा, तो इसका रूप क्या हो जाएगा? यशोदा। निश्चित रूप से ये शब्द भी विसर्ग संधि के अंतर्गत ही आता है। यशः प्लस धर का भी रूप क्या हो जाता है? इसका रूप हो जाता है यशोधर। अब अगर धरा आ गया तो आपको आ की मात्रा लगा देनी है, शब्द यशोधरा भी बन सकता है। यशः प्लस मति का रूप क्या हो जाएगा? यशोमति हो जाएगा। बिल्कुल सही शब्द है, ये भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। यशः प्लस लाभ का रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा यशोलाभ। और इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं पुरः प्लस हित की, तो इसका रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा पुरोहित। विसर्ग का ओ हो जाएगा और हित शब्द जो है वो यथावत रहेगा। पुरः प्लस गामी का क्या हो जाएगा? पुरोगामी। शब्द क्या हो जाएगा? पुरोगामी। और इसी प्रकार से पुरः प्लस वाक का रूप क्या हो जाएगा? पुरोवाक। इसका जो सही रूप है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने विसर्ग संधि का जो ये नियम है 7वां, इस नियम के हमने ये उदाहरण लिखे हैं। अब आप बोलोगे कि ये सब कुछ हुआ कैसे है? तो मित्रों ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, अगर मैं जटिल प्रक्रिया बताऊं तो पहले आपको न में से अ स्वर को निकालना पड़ेगा, फिर विसर्ग को निकालना पड़ेगा, फिर आगे वाले जो वर्ण है वो तीसरे, चौथे, पांचवें अंतस्थ और ह में से कोई शब्द होना चाहिए। ह का उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो जैसे मैंने यहाँ शब्द लिख दिया है मनः प्लस हर, तो इससे रूप क्या बन जाएगा? मनोहर। तो इस प्रकार से
और उसके बाद में जो विसर्ग को आप विसर्ग के स्थान पर आपको उत्व रखना होगा नियम के अनुसार, और जब विसर्ग का उ हो जाएगा तो पूर्व स्वर मन के अ से जुड़कर अ प्लस उ जुड़कर ओ हो जाएगा, तो कार्य प्रक्रिया खासा लंबी हो जाएगी। इसी लंबी उलझन से बचने के लिए मैं आपको जो इसका संक्षिप्त रूप बता रहा हूँ, आप उस संक्षिप्त रूप को ध्यान में रखिएगा। आपको क्या करना है, जहाँ कहीं पर भी विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर सीधे ओ की मात्रा लगा देनी है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लगा दीजिए और बाद वाला शब्द जो जैसा है उस शब्द को उसी रूप में शब्द के साथ जोड़ दीजिएगा। पूरा जो शब्द बनेगा निश्चित रूप से इस नियम के अनुसार जो शब्द बनेगा वो सही बनेगा। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के आगे 8वें नियम के बारे में। नियम 8वां क्या कहता है? विसर्ग संधि का 8वां नियम है ये। 9 नियम पूरे विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। 8वां नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद में विसर्ग संधि का केवल एक नियम और शेष रहेगा, जिस नियम को हम आगे पढ़ते रहेंगे। हम बात करते हैं 8वें नियम के बारे में। ये नियम जो 7वां नियम है उसी से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि अकारांत विसर्ग के बाद, अकारांत विसर्ग के बाद यदि पुनः अस्वर हो। पिछले नियम में हमने पढ़ा था कि अकारांत विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण कौन कौन से थे? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अंतस्थ और ह व्यंजन थे। यहाँ पर फिर से स्वर क्या बताया गया है? केवल अस्वर बताया गया है। तो अस्वर हो तो क्या हो जाएगा? अस्वर हो तो वही प्रक्रिया करनी है, यानी विसर्ग का उत्व विधान। उत्व विधान से तात्पर्य क्या है? मैंने आपको पहले पिछले नियम में बता दिया है। उत्व का मतलब होता है ऊ बनाना, तो विसर्ग का नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो उत्व विधान यानी ऊ होकर पूर्व स्वर, पूर्व स्वर क्या है? अकारांत में आप देख सकते हैं कि पूर्व स्वर केवल अ है, तो पूर्व स्वर अ के साथ, पूर्व स्वर के साथ गुण हो जाएगा। गुण का मतलब आपने देखा है कि पूर्व स्वर क्या है? अ है। विसर्ग को आपने ऊ में बदल दिया है, तो गुण क्या हो जाएगा? ओ, यानी गुण हो जाएगा। तथा बाद में जो अ है, परवर्ती जो अ है, तथा परवर्ती अ का, परवर्ती अ का क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। अवग्रह एक विशेष प्रकार का चिन्ह होता है, जिस चिन्ह को हम वर्ण के साथ में इस प्रकार से लगाते हैं। ये अ के उच्चारण का 1/2 समय लगता है। इसमें अ के उच्चारण में जो समय लगता है वो आधा, यानी कि अगर हम पूर्ण समय की बात करें तो ये स्वर अ के रूप में उच्चारित होगा। यदि इसको दुगुना बढ़ा दिया जाए तो ये आ हो जाता है, लेकिन इसको अगर 1/2 यानी आधे समय में ही उच्चारण किया जाए तो इसको हम कहते हैं अवग्रह, यानी ये अ की ही एक साइलेंट जैसी या आधी ध्वनि होती है, इसको हम अवग्रह के रूप में लिखते हैं। तो अ का क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। इसकी कार्य प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है, तो सबसे पहले हम इसका भी क्या बना लेते हैं? एक सूत्र बना लेते हैं। सूत्र क्या कहता है? सबसे पहले स्वर क्या हो जाना चाहिए? सबसे पहले स्वर हो जाना चाहिए अ। इस अ स्वर के बाद क्या हो जाना चाहिए? आप देखते हैं अकारांत में पहला स्वर क्या है? अ। उसके बाद क्या होना चाहिए? अ के बाद विसर्ग होना चाहिए, और विसर्ग के बाद फिर से क्या हो जाना चाहिए? फिर से अ स्वर हो जाना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है? ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग को उत्व यानी ऊ के रूप में बदलना है। आप देखते हैं कि पहले यहाँ स्वर क्या है? अ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विसर्ग को हमने ऊ में बदल दिया। पहले स्वर अ है, अ प्लस ऊ जुड़कर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये स्थिति हो जाती है। और अब मैं सीधी तरीके से अगर बात करूँ तो ये जो विसर्ग है, इसी विसर्ग की क्या करनी है? ओ की मात्रा लगा देनी है, यानी ये जो विसर्ग है इसी का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विसर्ग का ही क्या हो जाता है? सीधे ओ हो जाता है। और ये जो बाद में अ है, इस अ को इस प्रकार के यानी अवग्रह के चिन्ह के रूप में आपको लिखना है। अब इसका उदाहरण किस प्रकार से होगा? तो मित्रों, उदाहरण इसके बहुत सरल उदाहरण हैं। हिंदी में मूलतः इस प्रकार के उदाहरण नहीं मिलते हैं। यहाँ जो हम उदाहरण लिखेंगे वो संस्कृत के उदाहरण ही होंगे।
हिंदी में इसके कोई प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं होते हैं, क्योंकि अवग्रह की ध्वनि जो है वो हिंदी में शामिल मूल ध्वनियों में नहीं की गई है। तो शब्द जैसे आ गया सह प्लस अहम, तो इस पद को जब आप जोड़ोगे तो नियम के अनुसार देखो, सह में पहले स्वर अ है, जैसा कि आप सूत्र में देख रहे हैं, पहले स्वर अ होना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको साथ में पूरी कार्य प्रक्रिया बता दूं कि स में स्वर कौन सा अ है। उसके बाद विसर्ग है, तो विसर्ग को आपको किस में बदल देना है, ऊ में बदल देना है। और उसके बाद में फिर से क्या आ गया है, ये फिर से अ आ गया है। तो अ प्लस ऊ को जोड़कर आपको क्या बना देना है, ओ बना देना है। और बाद में जो अ है, इस अ का अवग्रह का चिन्ह कर देना है। तो आप देखते हैं कि विसर्ग का अ प्लस ऊ जुड़कर ओ हो गया, यानी अगर हम सीधे तौर पे अगर बात करें तो विसर्ग का ही क्या हो जाता है, विसर्ग का ही सामान्यतः ये ओ हो जाता है। तो सह का क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। बाद में जो अ है, अ का अवग्रह का चिन्ह हो जाता है, अ को अवग्रह के रूप में लिख देंगे इसी प्रकार से। और पीछे जो भाग बचा है उसको यथावत लिख करके हम क्या लिख देंगे, सो हम। ध्यान रखना, अवग्रह के ऊपर भी आपको मात्रा जो हम खड़ी लाइन खींचते हैं, शिरोरेखा जो खींचते हैं, वो आर पार नहीं जानी चाहिए, इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं आती है। तो इस प्रकार सह प्लस अहम का रूप क्या हो जाता है, सो अहम इसका रूप हो जाता है। इसी प्रकार से इसके कुछ और उदाहरण हम लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि शब्द आ गया कह प्लस अपि, कह प्लस अयम, सह प्लस अपि, या शब्द आ गया सह प्लस अवदत। तो इस प्रकार के ये कुछ उदाहरण यहाँ पर आ जाते हैं। इन उदाहरणों में आपको क्या करना है, इन उदाहरणों में सब जगह आपको जहाँ जहाँ आपको विसर्ग नज़र आ रहा है, सीधे रूप से अगर हम बात करें तो इसी विसर्ग के स्थान पर आपको ओ की मात्रा लगा देनी है। तो कह का क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। बाद में जो अ आया है, इस अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लगा देना है। तो अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह हो गया, और बचा कुचा जो भाग है वो यथावत साथ में रहेगा। इस प्रकार कह प्लस अपि का क्या हो गया, को अपि। कह प्लस अयम का क्या हो गया, को अयम। कह प्लस अयम का क्या हो जाएगा, को अयम। और इसी प्रकार से सह प्लस अपि का रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा सो अपि। और सह प्लस अवदत का क्या हो जाएगा, सो अवदत। तो इस प्रकार से ये जो रूप हैं वो सारे के सारे रूप बन जाएंगे। कोई छोटी मोटी मिस्टेक रह गई हो तो आप इस तरह से इन सारी मिस्टेक्स को सुधारते हुए इसके सही रूप को बना लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं इसी संधि के अगले नियम के बारे में। तो अगला नियम क्या कहता है, अगला और अंतिम नियम है मित्रों। 8 नियम हमने पढ़ लिए हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 9 नियम हैं इसके विसर्ग संधि के पूरे। तो अगला जो नियम है वो नियम आ गया है नियम संख्या 9, और ये नियम अंतिम नियम है। छोटा सा नियम है, गिने चुने इसके शब्द बनते हैं मित्रों। ध्यान से आप इस नियम को पढ़िएगा। यह नियम कहता है कि अकारांत विसर्ग के बाद यदि क्या क्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे ई अथवा ए स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। नियम के अनुसार आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि प्रथम स्वर क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम स्वर क्या होना चाहिए, प्रथम स्वर अ होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर कौन सा होना चाहिए, पहले अ। सूत्र हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। सूत्र में हम क्या क्या लिखेंगे, पहले स्वर अ, और उसके बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग। और इस विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, तो ई और ए, यही 2 स्वर दिए गए हैं, यही होने चाहिए। तो परिणाम क्या होगा, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का परिणाम क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग का बीच में से लोप हो जाएगा। उदाहरण इसके क्या बनेंगे, आप इसके उदाहरणों पर एक बार गौर कीजिए। जैसे मैंने शब्द लिख दिया है सह प्लस इव, सह प्लस एव, यशः प्लस इच्छा, और अतः प्लस एव।
तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो उदाहरण इसके बन जाते हैं। अब आपको क्या करना है, विसर्ग का यहाँ पर केवल लोप करना है और बाकी शब्द जो जैसा है उसको वैसा ही रखना है। अन्य किसी भी संधि की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं करनी है। आप कहीं ऐसा ना कर दो कि विसर्ग को हटा दिया, फिर स में अ देख लिया, बाद में ई देख लिया और यहाँ पर इनका गुण दोनों का मिलाकर आपने ए कर दिया। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर सह प्लस इव में आपको क्या करना है, बीच में से जो ये विसर्ग आया है आपको ये विसर्ग हटाना है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रक्रिया को यहाँ पर बिल्कुल नहीं दोहराना है। उदाहरणों को किस प्रकार से करोगे, सह प्लस इव को जोड़ोगे तो क्या लिखोगे आप, स इव, बस केवल इतना यही रूप होगा। हमने क्या किया, बीच में से केवल विसर्ग को हटाया है। इसी प्रकार सह प्लस एव को जोड़ोगे तो आप क्या लिखोगे, स एव लिखोगे। ये शब्द भी सारे के सारे संस्कृत वाले ही शब्द हैं जो इस नियम के अंतर्गत आते हैं और अक्सर उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। कभी कभी सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनमें भी पेपर को एक विशेष दर्जा देने के लिए, विशेष स्टेटस देने के लिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। यश प्लस इच्छा को आप जोड़ोगे तो रूप क्या बन जाएगा, यश इच्छा बन जाएगा। और इसी प्रकार से अतः प्लस एव को जोड़ोगे तो रूप क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने संधि अध्याय को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। विसर्ग संधि को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है जो कि संधि का अंतिम भेद था। इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को भी व्यवस्थित रूप से पढ़ा है, सारे नियमों को पढ़ा है। यदि आप इसी वीडियो से जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इनके जो पहले वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखिएगा। संधि अध्याय के बारे में आपकी जितनी भी जिज्ञासाएँ हैं, जितनी भी शंकाएँ हैं और जो भी प्रश्न हैं, आप उन वीडियोज़ को देखोगे तो आपके सारे प्रश्नों का आपको समाधान मिल जाएगा। ये जो मैंने आपको अध्ययन करवाया है संधि का, आप किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट कहो या आर्टेट कहो, कुछ भी आ जाए तो मित्रों घबराना नहीं है। सिलेबस वही है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, चैप्टर वही के वही रहेंगे आपके। तो रीट या आर्टेट में ये आपके पढ़े हुए संधि के नियम सारे काम आ जाएंगे। इसके अलावा आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, चाहे उसके अलावा आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, या इसके अलावा भी यदि आप विषय के अंतर्गत यदि आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो तो व्याख्याता के अनिवार्य प्रश्न पत्र में भी हिंदी के प्रश्न पत्र, हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं और विषय में भी पूछे जाते हैं। दोनों में आपके ये मैटर काम आएगा। इसके अलावा यदि आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी में भी आपने देखा होगा कि हिंदी विषय से जुड़े हुए बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें संधि भी एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आता है। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो चाहे आप केवीएस, पीजीटी, पीआरटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, केवीएस, या आप तैयारी कर रहे हो एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो डीएस एसएसबी की, तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी केंद्र और राज्य स्तरीय जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे आप आरएस लेवल की भी यदि आप तैयारी कर रहे हो या आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी में संधि से जुड़े हुए जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सभी स्तर की मैंने आपको तैयारी इन सारे वीडियोस में करवाई है। मगर फिर भी यदि कोई प्रश्न अगर आपका शेष रह गया हो, किसी किताब में यदि आपने कोई नया तथ्य पढ़ा हो और उस तथ्य को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका या जिज्ञासा हो, तो मित्रों आप उसको हम तक पहुंचाने से बिल्कुल गुरेज मत कीजिएगा, बिल्कुल हिचकिचाहट मत कीजिएगा। चाणक्य क्लासेस और मैं दीपक सिखवाल आपकी हर समस्या को सुनियोजित ढंग से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, जाने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को भी इनवाइट करें वीडियोज़ को देखने के लिए और संस्थान से जुड़ने के लिए। और इसी के साथ एक बार फिर से ईश्वर से आपके और आपके परिजनों के सबके मंगल स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।